हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपके यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। नाउ एज यू नो, हम यहाँ पर सर्वाधार सीरीज हमारी चल रही है, जहाँ पर आपको लास्ट वीक के करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज। ना बेसिकली सब्जेक्ट वाइज रखने का क्या मकसद है कि वंस यू कंप्लीट योर स्टैटिक पोर्शन, उसके बाद आप करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर पाएँ। ना बेसिकली यहाँ पर जब सब्जेक्ट वाइज होगा तो रिवीजन आसान होगी, नहीं तो अगर हम डे वाइज करेंगे तो सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसीलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज ही करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। नाउ एज यू नो, इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। सो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं या इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, वहाँ से आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। स्पेशली पीआईबी को भी इंक्लूड किया गया है। सो इसीलिए आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है आपके करंट अफेयर्स के लिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले है पैक, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्यों न्यूज़ में है वो जान लेते हैं। सो आप देख सकते हैं जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इट विल होल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू। यहाँ पर एक परफॉर्मेंस रिव्यू लिया जाएगा, दैट इज ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ना अगर हम पैक की बात करते हैं तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमिटीज दैट वी हैव। नाउ जो फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं वो आपके पार्लियामेंट वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करती हैं। तो अगर हम पैक की बात करते हैं, इट इज़ नोन एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमिटीज़ दैट वी हैव। 1921 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद आपको एस्टिमेट्स कमेटी देखने को मिलती है एंड द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, राइट। सो इसीलिए आपको ये जो तीनों फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, दे आर वेरी वेरी क्रूशल। ना अगर पैक की बात करी जाती है तो बेसिकली ये क्या करती है, ये रिव्यू करती है किसके अकाउंट्स का, कैग के अकाउंट्स का। सो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी बन जाती है। तो बेसिकली ये रिव्यू किसको कर रही है, सेबी को। किसको रिव्यू कर रही है, सेबी, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। जो भी आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक मार्केट है, उसको रेगुलेटरी बॉडी कौन रेगुलेट करता है, इट इज सेबी। सो सेबी को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है, किसके द्वारा, पैक के द्वारा। ना आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट सेबी चेयरपर्सन, दैट इज माधवी बुच। ना अगर हम माधवी बुच की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूज़ में बनी हुई दिख रही है, जिसमें ये कहा गया है कि बेसिकली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को यूटिलाइज करके इन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया है, राइट। सो इसीलिए द पैनल हैज पिक्ड 5 सब्जेक्ट्स फॉर सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशंस, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट and levy and regulation of fee, tariff, user charges, etc. on public infrastructure and other public utilities. So basically इन चीज़ों पे रिव्यू किया जाएगा पैक के द्वारा। ना एज सच न्यूज़ में आपको पॉलिटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, दैट इज रिलेटिंग टू पैक। ना एज यू नो, जब पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करते हैं ज़्यादातर आपको कॉन्सेप्चुअल इन नेचर देखने को मिलते हैं एंड स्पेशली दे आर स्टैटिक। सो स्टैटिक पोर्शन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस पॉलिटी के कर पाएंगे। तो अगर पैक की बात करते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आपको इस्टेब्लिश होती हुई दिखी है। एंड इस्टेब्लिशमेंट कब होती है, 1921 में, ठीक है। सो ये 1921 में पहली बार सेटअप की जाती है, किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। और यहाँ पर आपको 22 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। सो 22 मेंबर्स, जिसमें से 15 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स आर फ्रॉम राज्यसभा। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। सो इलेक्शन होते हैं, कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं हर साल बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो पार्ट है, वो मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर रिव्यू किसका हो रहा है, रेगुलेटरी बॉडीज का, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर रिव्यू किसका होता है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका यहाँ पर रिव्यू होता है। तो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने खिलाफ बयान थोड़ी देगा, है ना, या अपनी लूप होल्स थोड़ी उजागर करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो मिनिस्टर है, दे कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी। और इसका टेन्योर कितना रहता है, 1 ईयर। हर साल आपको ये इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। ना बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, एज आई हैव टोल्ड यू, ये कैग की जो रिपोर्ट्स हैं उसको ऑडिट करता है, एग्जामिन करता है। सो इट एग्जामिन्स द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, which are laid before the parliament by the president. So basically CAG present करता है president को, और president present करते हैं parliament में। ना पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इन तीनों को ही कैग ले डाउन करता है,
किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट किस में ले डाउन करते हैं? दैट इज इन दी पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट जो पैक है वो बेसिकली क्या करता है? इन ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन करता है। नाउ ये कमिटी सो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है। तो जैसे माधवी बुच के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हुआ है उसमें यहाँ पर सो मोटो कॉग्निजेंस ली है। मतलब ये सो मोटो अपने आप भी कुछ कमिटीज को या कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के जो अफेयर्स हैं उसको रिव्यू कर सकता है। ठीक है, सो कैन ऑल्सो सिलेक्ट वन और मोर सो मोटो सब्जेक्ट्स फॉर इन डेप्थ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द ईयर। क्लैरिटी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि सुओ मोटो भी ले सकते हैं ना। क्योंकि सेबी के बारे में बात हो रही है तो सेबी को भी जान लेते हैं। तो 1988 में आपको देखने को मिलता है जो सेबी है इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। सबसे पहले 1988 में इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया और 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जाता है। याद रखना है 1988 में इट वाज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनती है? 1992 में। सो प्रोविजंस बाय द सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। गवर्नेंस की अगर बात करते हैं तो सेबी के हैं जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। सेबी को मैनेज कैसे करा जाता है? बोर्ड ऑफ मेंबर्स से, जिसमें जो चेयरमैन है वो नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, सो ही इज नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड। ठीक है, ना ही कोई सिलेक्शन कमेटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ सो चेयरमैन बेसिकली कौन नॉमिनेट करता है? इट इज नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। 2 members फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड 1 member फ्रॉम आरबीआई। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो कॉम्पोजिशन है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ द रिमेनिंग 5 members, 5 और मेंबर्स होते हैं, दे आर अगेन नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आउट ऑफ देम एटलीस्ट 3 शुड बी होल टाइम मेंबर्स। 5 मेंबर्स और होते हैं, उस 5 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स जो होते हैं दे मस्ट बी होल टाइम मेंबर्स, मतलब बेसिकली परमानेंट होने चाहिए। क्लैरिटी है, तो याद रखना है चेयरमैन को, सेबी के चेयरमैन को कौन नॉमिनेट करता है? इट इज द यूनियन गवर्नमेंट। 2 मेंबर्स आपको यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से देखने को मिलते हैं और 1 member फ्रॉम द आरबीआई। क्लैरिटी है, सो दिस इज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। नाउ प्रैक्टिस एन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पैक के बारे में। इट इज द यंगेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी इन इंडिया। एनुअल फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय पैक। 1 only, 2 only, both 1 and 2, or is it D? Neither 1 nor 2. I'm sorry, आपको आंसर पहले ही दिख रहा है। इट इज आंसर बी। क्यों? क्योंकि ये यंगेस्ट नहीं बट क्या है? ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी है, 1921 में बनाई गई 1919 एक्ट के तहत, तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमिटीज दैट वी हैव। यंगेस्ट कौन सी है? दैट इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, याद रखना है। ठीक है, नाउ यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है? इट इज बी विच इज 2 only, क्योंकि यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो रिव्यू करे जाते हैं बाय पैक। नेक्स्ट आता है सीवीसी रिपोर्ट ऑन करप्शन कंप्लेंट्स। ना आप देख सकते हैं जो सीवीसी दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उन्होंने रिलीज की है अपनी रिपोर्ट, जिसमें करप्शन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जो करप्शन रिपोर्ट्स हैं वो कितनी फाइल हुई हैं वो हम देख लेते हैं। ना आउट ऑफ द टोटल करप्शन कंप्लेंट्स रिसीव्ड, द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वर अगेंस्ट रेलवेज एम्प्लॉइज। तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स किसके अगेंस्ट आई हैं? रेलवे एम्प्लॉइज के अगेंस्ट आई हैं, फॉलोड बाय दोज ऑफ दिल्ली लोकल बॉडीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो कर्मचारी हैं उनके अगेंस्ट भी आपको करप्शन प्रैक्टिसेस देखने को मिली हैं, कंप्लेंट्स देखने को मिली हैं। राइट, आई होप क्लैरिटी है। सबसे ज्यादा किसके अगेंस्ट है? रेलवे एम्प्लॉइज के अगेंस्ट है ना। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, सो बेसिकली आप देख सकते हैं एक रेजोल्यूशन के थ्रू ये 1964 में रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी के तहत सीवीसी बनाया गया था। इसका एम ही क्या है? करप्शन को कम करना, इंटेग्रिटी ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना। ना मैंडेट क्या है? ये बेसिकली सीवीसी जो है इट इज टास्क्ड विद ओवरसीइंग एंड इंश्योरिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सो बेसिकली जो भी एलिगेशंस ऑफ करप्शन है, सो एलिगेशंस ऑफ करप्शन को ये क्या करता है? जांच करता है, इसकी जांच करता है, दैट इज सीवीसी। सो याद रखना है 1964 में इसको बाय रेजोल्यूशन बनाया जाता है, लेकिन 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाता है। सो याद रखना है 1964 इट वाज मेड ऑन अ रेजोल्यूशन व्हिच वाज रिकमेंडेड बाय संथनम कमिटी। दूसरा, इसको 2003 में सीवीसी एक्ट के द्वारा स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाता है। तो आज अगर हम प्रेजेंटली बात करते हैं तो सीवीसी क्या है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लैरिटी है? ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा ना। आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। सो जो सीवीसी है और जो विजिलेंस कमिश्नर्स हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिकमेंडेशन, एक रिकमेंड कमिटी होती है, सिलेक्शन कमेटी, जिसमें आपको प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और लीडर ऑफ ऑपोजिशन देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस सिलेक्शन कमेटी को याद रखना पड़ेगा। सो सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ऑटोनॉमी की अगर बात करते हैं तो बेसिकली इंडिपेंडेंटली काम करती है और जो भी करप्शन एलिगेशंस हैं उसको ये इन्वेस्टिगेट करती है।
टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं तो 4 साल है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज 4 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, तो 4 साल है. रिमूवल ऑफ मेंबर्स की अगर बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो सीबीसी या किसी विजिलेंस कमिश्नर को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं. कैसे? नंबर 1, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं. नंबर 2, या फिर वो कन्विक्ट हो जाते हैं किसी ऑफेंस के लिए जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड आपको इन्वॉल्व होता हुआ दिखता है, या फिर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, या फिर ही इज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी. सो अगर माइंड और बॉडी अगर ठीक नहीं है तब भी इनको रिमूव किया जा सकता है. सो बेसिकली 3 member बॉडी है. क्या है ये? 3 member बॉडी, जिसमें आपको एक सीवीसी एंड 2 अदर वीसीज विजिलेंस कमिश्नर्स देखने को मिलते हैं. इनको सभी को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. कैसे? एक सिलेक्शन कमिटी इनको सिलेक्ट करती है जिसमें आपको 3 members अगेन देखने को मिलते हैं. प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बन जाते हैं, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन. क्लैरिटी है? टेन्योर कितना है? 4 साल या फिर 65 years. करप्शन की अगर बात करते हैं तो करप्शन बेसिकली एक एक्ट है ब्राइबरी या फिर मिसयूज ऑफ पब्लिक पोजीशन का. एंड आप देख सकते हैं ये बेसिकली सेल्फिश मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए आप करप्ट प्रैक्टिसेस लेते हैं. इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज. सो बेसिकली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको करप्शन देखने को मिलता है. हमारा रैंक काफ़ी नीचे है. सो इट इज़ रैंक 93. अगर इस इंडेक्स की बात करते हैं तो 180 कंट्रीज को बेसिकली 0 to 100 में ये स्केल करता है. जो 0 है वो बेसिकली हाईली करप्ट है और 100 इज वेरी लो करप्शन और वेरी क्लीन कंट्री. राइट? क्लैरिटी है? यू हैव टू रिमेंबर. सो इंडिया का रैंक कितना है? 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर 2023. Now practice in MCQ regarding this. आपसे क्वेश्चन पूछा गया सीवीसी के बारे में. इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 5 विजिलेंस कमिश्नर्स. दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और until they attain the age of 65 years. Now again वीडियो को पॉज कीजिए, आपको शायद ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं. देखो सिंपल सी बात है. क्या ये मल्टी मेंबर बॉडी है? हाँ जी मल्टी मेंबर बॉडी है. लेकिन क्या यहाँ पर 5 members 5 विजिलेंस कमिश्नर्स देखने को मिलते हैं? नहीं. इट इज 1 सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्लस 2 अदर वीसीज, दैट इज 2 विजिलेंस कमिश्नर्स. तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है. बाकी स्टेटमेंट जो सेकंड है, फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, नो इट इज 4 years. कितने के लिए? 4 साल या 65 years इज दी टेन्योर. ठीक है. सो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं? इनकरेक्ट हो जाती हैं. इसलिए आपका आंसर क्या बन जाता है? इट इज डी, नीदर 1 nor 2. क्लैरिटी है? आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. सुप्रीम कोर्ट्स वर्ड्स अगेंस्ट बुलडोजर जस्टिस. ना बेसिकली वैसे ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम से ज़्यादा रिलेट ना करता हुआ मेन से रिलेट करता है, कहाँ पर, जहाँ पर आपसे बुलडोजर जस्टिस के बारे में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है बुलडोजर जस्टिस के बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं. सो सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्रेस्ड डिसअप्रूवल ओवर बुलडोजर जस्टिस वेयर हाउसेज ऑफ एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स आर डिमोलिश्ड. सो बेसिकली बुलडोजर जस्टिस है क्या? बेसिकली जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है, इट इज रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग हेवी ड्यूटी पीस ऑफ मशीनरी टू डिमोलिश हाउसेज ऑफ एलिजेड क्रिमिनल्स. ना ऐसा जो मॉडल है आपको उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इवन महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिला बुलडोजर जस्टिस. तो बेसिकली क्या किया जाता है, जो भी एक्यूज्ड क्रिमिनल्स हैं वहाँ पर उनका जो घर है या उनके जो प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश कर दिया जाता है बाय यूजिंग बुलडोजर्स. ठीक है. तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस. सो आप देख सकते हैं, नो प्रॉपर्टी कैन बी डिमोलिश्ड जस्ट बिकॉज द अक्यूज्ड इज इन्वॉल्व्ड इन अ क्रिमिनल ऑफेंस. Even if he is a convict, still it can't be done without following the procedure as prescribed by law. So basically जुडिशरी ये कह रही है कि जस्टिस सिस्टम को मिसयूज किया जा रहा है क्योंकि जस्टिस प्रोवाइड करना हमारा काम है. तो जब तक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, प्रॉपर लॉ को फॉलो नहीं किया गया है, तो इवन इफ इज अक्यूज्ड और इवन इफ इज कन्विक्टेड का मतलब क्या है कि उसको सजा भी मिल चुकी है, दोषी भी है, तब भी आप यहाँ पर बुलडोजर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो द कोर्ट अंडरस्कोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड नेचुरल जस्टिस. ठीक है, कि जुडिशरी की जो भी डिमोलिशंस हैं, सो जुडिशरी को यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए. इवन जो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं उनको सतर्क रहना चाहिए. वहाँ पर हमेशा ही ड्यू प्रोसेस और नेचुरल जस्टिस होना चाहिए. ठीक है. तो ऐसा नहीं है इवन इफ इज एक्यूज्ड, इवन इफ इज कन्विक्टेड, तब भी आप बुलडोजर जस्टिस को यूज नहीं कर सकते हैं ना. इसको रेट्रिब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है. सो बेसिकली इट इज अ थ्योरी ऑफ जस्टिस दैट एम्फसाइजेस पनिशमेंट एज द प्राइमरी रिस्पॉन्स टू रॉन्ग डूइंग.
सो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी एक्यूज्ड है या कन्विक्टेड है उसके घरों को तबाह कर दिया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को तबाह कर दिया जाता है। सो बेसिकली उसको क्या दी जा रही है, पनिशमेंट दी जा रही है कि आपने गलत काम किया है इसलिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। सो इसको कहा जाता है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्या कहा जाता है, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन समवन कमिट्स अ क्राइम दे डिजर्व टू बी पनिश्ड। सो यहाँ पर लिखा जाता है कि अगर किसी ने रॉन्ग डूइंग की है तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी ना। चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, एक तो बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि ये जो है बेसिकली क्या है, ये अनलाइक अदर थ्योरीज ऑफ जस्टिस दैट फोकस ऑन फ्यूचर आउटकम्स, इट फोकसेस ऑन रॉन्ग डूइंग्स कि भाई आपने गलत काम किया है इसलिए आपको सजा मिलेगी। दूसरा, हार्श पनिशमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसे इफ नॉट केयरफुली इंप्लीमेंटेड रेट्रिब्यूटिव जस्टिस कैन लीड टू एक्सेसिवली हार्श पनिशमेंट्स। तो बेसिकली रेट्रिब्यूटिव जस्टिस क्या करता है, आपको सुधरने का मौका ना देखते हुए आपके रॉन्ग डूइंग्स के लिए पनिश करता है, ठीक है। तो जब कन्विक्शन हो भी जाती है तब भी आपको पनिशमेंट मिलती है, जैसे जेल, रिग्रेस टर्म या इम्प्रिजनमेंट मिलती है, ऐसा पनिशमेंट वहां पर भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इट इज वेरी हार्श। तो रेट्रिब्यूटिव जस्टिस आपको सुधरने का मौका नहीं देता, वो क्या करता है कि आपने गलत काम किया है इसलिए आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, ये जो बुलडोजर जस्टिस चल रहा है ये आपको एक्चुअली में इट इज नॉट अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लैरिटी है, ठीक है। सो ये मेंस का वैसे ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है, बट अगेन न्यूज में था तो दैट वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट हम देख सकते हैं दैट इज गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट 23rd लॉ कमीशन। सो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज सैंक्शनड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया which will serve from 1st September 24 to 31st August 27. So 27 तक ये वर्क करेगा ना। अगर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का फ्रेम हो सकता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन, सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स निकालता है ना। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद डेफिनेट टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ। सो आप देख सकते हैं ये रिकमेंडेशंस देता है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बेसिकली इनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती है, नॉन बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, वट एवर द रिकमेंडेशंस दे गिव टू द गवर्नमेंट, नाउ दोज रिकमेंडेशंस आर ओनली रिकमेंडरी इन नेचर, बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट पे, मर्जी है उनकी, वो यहाँ पर रिकमेंडेशन को माने चाहे ना माने, ठीक है। नाउ अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस में जो आप देख सकते हैं जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था and which was presided over by Lord Macaulay, जो फर्स्ट लॉ कमीशन है ड्राफ्टेड पीनल कोड। तो जो लॉ कमीशन था उसने सबसे पहले पीनल, जिसको इंडियन पीनल कोड कहा जाता है, 1837 में इसने बनाया था। ऐसी लिमिटेशन लॉ इन 1842 एंड स्कीम फॉर प्लीडिंग एंड प्रोसीजर इन 1848। आफ्टर दैट 3 more commissions were established, ठीक है। तो प्री इंडिपेंडेंस में आपको ऑलमोस्ट चार लॉ कमीशन देखने को मिलते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो 1955 में चेयरमैन कौन थे, MC सेतलवाद ना। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, सबसे पहले एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है, 4 फुल टाइम मेंबर्स जिसमें इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एज एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। तो पार्ट टाइम मेंबर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। आई वुड सजेस्ट आप फुल टाइम मेंबर्स को याद कर सकते हैं। पहला अ फुल टाइम चेयरपर्सन एंड 4 फुल टाइम मेंबर्स इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी। डन। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी होगी कि यहाँ पर जो भी लॉ कमीशन है इट विल कंसिस्ट ऑफ दीज मेंबर्स, राइट। नाउ प्रैक्टिस इन MCQ रिगार्डिंग दिस, आपसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, द रिकमेंडेशंस ऑफ लॉ कमीशन आर बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट। नाउ अगेन आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नो इट इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक नोटिफिकेशन के द्वारा बनाई जाती है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। The recommendations of the law commission are binding, no it is not binding। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या बन जाती हैं, it is untrue। so incorrect statements हैं तो आंसर क्या बन जाता है आपका, neither 1 nor 2, आंसर इज D। क्लैरिटी है, सिंपल क्वेश्चन था, इट वाज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज प्रेसिडेंट अनवील्स द न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू मार्क द 75th ईयर। सो इनका 75th ईयर को मार्क करने के लिए नया फ्लैग और नया इंसिग्निया आपको देखने को मिला है। इसके बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने 75th ईयर ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट में यहाँ पर नया फ्लैग और नया इंसिग्निया दिया है। फ्लैग के फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं आपको, यहाँ पर एक अशोक चक्र देखने को मिल रहा है,
सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देखने को मिल रही है और एक बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की देखने को मिल रही है। तो 3 चीजें हैं, अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ना अगर हम न्यू सुप्रीम कोर्ट फ्लैग की बात करते हैं तो ब्लू इन कलर है और इसका इंसिग्निया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड यतो धर्मस्थो जया। नाउ इन देवनागरी स्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस में लिखी गई है? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है ना। बेसिकली ये संस्कृत एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ही क्या होता है? वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री। ठीक है, याद रखना है, विक्ट्री लाइज विद धर्म। धर्म का मतलब यहाँ पर ये रिलीजन से कनोट नहीं होता है, धर्म का मतलब क्या है? राइचियसनेस। ठीक है, नाउ अशोक चक्र रिप्रेजेंट्स धर्म चक्र और व्हील ऑफ लॉ। सो अशोक चक्र क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हील ऑफ लॉ। This symbol is inspired by Sarnath lion capital, which is created by 3rd century BC Mauryan Emperor Ashoka. So as you know, ये हमारे फ्लैग में भी देखने को मिलता है। So ये जो अशोक चक्र है ये भी इन न्यू फ्लैग का पार्ट बन जाता है। तो आप ये फ्लैग देख सकते हैं, कैन यू सी? सो ये आपको यहाँ पर किताब देखने को मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, यहाँ पर आपको चक्र देखने को मिल रहा है और किसकी बिल्डिंग है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। ठीक है, तो अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड अ बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सो आर्टिकल 124 क्या कहता है? देयर शैल बी, मतलब होगा ही होगा। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 28 जनवरी 1950 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 28 जनवरी 1950, 2 days after India became a sovereign democratic republic, the Supreme Court was inaugurated. First president of India, that was डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनॉग्रेटेड द प्रेजेंट बिल्डिंग। ठीक है, सो आज जो आपको जो प्रेजेंट बिल्डिंग देखने को मिल रही है वो कब हुई थी? 4 अगस्त 1958। सो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 का, इट एनविसाज्ड सुप्रीम कोर्ट विद चीफ जस्टिस एंड 7 प्यूने जजेस। ठीक है, नाउ इसका नंबर बढ़ा दिया गया। नंबर कौन बढ़ाता है? पार्लियामेंट बढ़ाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट बढ़ाता है। तो आज आपको देखने को मिल रहे हैं 34 जजेस इन टोटल, जिसमें एक सीजे आई देखने को मिलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी 33 सुप्रीम कोर्ट जजेस देखने को मिलते हैं। तो रिसेंटली इसको बढ़ाया गया है। बढ़ाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का, याद रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको बढ़ाया गया बाय एंड बाय, फिर 8 किया गया 1950 में, उसके बाद 11 किया गया 1956 में, 14 किया गया 1960 में, 18 किया 1978 में, 26 किया 1986 में, 31 किया 2009 में, और अब आपको प्रेजेंटली क्या देखने को मिलते हैं? 34 जजेस, जिसमें एक सीजीआई हैं और 33 सुप्रीम कोर्ट जजेस। राइट ना, बेसिकली यहाँ पर रूल्स कौन कंडक्ट करता है? इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स 1961। राइट, अब यहाँ पर मदर और चाइल्ड स्कल्पचर भी देखने को मिल रहे हैं। सो एक ब्लैक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है of 2010 centimeter height was installed in lawn of the Supreme Court in 1978। तो 1978 में आपको एक ब्लैक ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली वो क्या पोर्ट्रे करता है? इट पोर्ट्रेज मदर इंडिया इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ अ लेडी। The lady is sheltering the young republic of India, represented by the symbol of a child। तो बेसिकली उस टाइम नया नया हम आज़ाद हुए थे, तो नए नए जब आज़ादी हुई थी तो बेसिकली उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। वो जो मदर है वो बेसिकली अपने शेल्टर, एक बच्चे को शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, और वो बच्चा क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ यंग रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, हु इज अपहोल्डिंग द लॉज ऑफ लैंड, सिम्बॉलिकली शोन इन द फॉर्म ऑफ एन open book। Right, so in the book a balance is shown which represents dispensation of equal justice to all। The sculpture was made by the renowned artist श्री चिंतमनीकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड इवन जो स्टेट एग्जाम्स हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि 1978 में आपको एक मदर लेडी और चाइल्ड स्कल्पचर देखने को मिलता है, जो एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? अगर हम मदर की बात करते हैं वो मदर इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बच्चे की बात करते हैं तो वो यंग रिपब्लिक ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके हाथ में एक खुली किताब है। वो किताब क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दैट इज इक्वल जस्टिस टू ऑल। और ये सब कुछ बनाया, ये स्कल्पचर जो है ये किसने बनाया है? इट इज श्री चिंतमनीकर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी होगी। Now practice in MCQ regarding this. Consider the following statements in context of new flag of Supreme Court of India. First, the blue color of the flag symbolizes impartiality and justice. The emblem on the flag includes the inscription Yato Dharmasto Jaya, written in Gurmukhi script. Third है, the flag has an image of Supreme Court building to highlight its role in upholding the rule of law. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, only one, only two, all three, or is it D, none? Again, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। हाँ जी,
ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है इट इज बी, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये गुरमुखी स्क्रिप्ट में नहीं बट देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। ब्लू बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज इम्पार्शलिटी एंड जस्टिस, और जो न्यू फ्लैग है उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देखने को मिलती है जो बेसिकली क्या आप होल्ड करती है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, क्लैरिटी है। सो आंसर क्या बन जाता है आपका बी, विच इज सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट न्यूज पे हम मूव करते हैं, विच इज कैबिनेट सेक्रेटरी। सो रिसेंटली टीवी सोमनाथन assumed as the cabinet secretary after the superannuation of his predecessor श्री राजीव गौबा। राजीव गौबा के बाद अब आपको देखने को मिल रहे हैं टीवी सोमनाथन। ना कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। इनका काम ही क्या होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का, जितने भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पर जितने भी मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो पीएम है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम बाय टाइम मिलते रहे, ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। So he is the administrative head of the cabinet secretariat, who is also the ex officio chairman of civil services board. As you know, जो cabinet secretary हैं वो civil services board के भी ex officio chairman बन जाते हैं, and serves as the head of Indian administrative service. So highest Indian administrative service जो actually में किसी के पास होता है, highest individual, that is cabinet secretary, ठीक है जी। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी ये क्या बन जाते हैं, हेड बन जाते हैं। सो बेसिकली इनका काम क्या है, ये कोऑर्डिनेशन करते हैं किसमें, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में। इंटर मिनिस्ट्रियल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मिनिस्ट्रियल्स जो एग्जिस्ट करते हैं, मिनिस्ट्रीज जो एग्जिस्ट करती हैं, उसमें कम्युनिकेशन रहे, उसमें हर किसी को चीज़ें पता हो, तो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन भी करना इन्हीं का काम है, ठीक है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एट दी हाईएस्ट लेवल, जो हाईएस्ट लेवल देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ये डील करते हैं। रोल्स एंड फंक्शन एज आई टोल्ड यू, ये कोऑर्डिनेट करते हैं सारी की सारी कैबिनेट मीटिंग्स, जो भी कैबिनेट मीटिंग्स हैं इन्हीं के तहत आपको देखने को मिलती हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, एज आई टोल्ड यू, जितनी भी मिनिस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पर कम्युनिकेट करने का काम भी किनका है, कैबिनेट सेक्रेटरी का ही है। ऐसे ही एडवाइजिंग द पीएम, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशंस हैं या गवर्नेंस है, उसमें एडवाइस किया जाता है पीएम को, किसके द्वारा, दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्या है, ही इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट। पूरी इंडिया में जो सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट है उनको बनाया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी, याद रखिए, राइट। ऐसे ही कैबिनेट सेक्रेटरी लीड्स द ब्यूरोक्रेसी। सो आईएएस ऑफिसर्स के बेसिकली ही इज द लीडर, चेयरमैन है, इसलिए ही लीड्स द ब्यूरोक्रेसी। सो जो भी डिसीजंस होंगे, ये बेसिकली इनके जो डिसीजंस होंगे ये इंपैक्ट करेंगे फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, राइट। नाउ प्रैक्टिस एन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द फंक्शन और द फंक्शनिंग्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट मीटिंग्स, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मिनिस्ट्रीज। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है सी, क्योंकि यहाँ पर एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होता, बाकी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर एजेंडा सेट किया जाता है कैबिनेट मीटिंग्स का। दूसरा, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस दी जाती है कैबिनेट कमिटीज को। क्लैरिटी है। सो दिस वाज कैबिनेट सेक्रेटरी, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी टॉपिक्स आज हमने किए हैं एक्सेप्ट वन, जिसको बुलडोजर जस्टिस बेसिकली कहा जाता है, वो मेंस ओरिएंटेड है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं दे वर प्रीलिम्स ओरिएंटेड, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।